प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं नीलम देवी, प्रवक्ता हिंदी, आपके लिए आपकी 11वीं कक्षा की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का अध्याय नंबर 9 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस निबंध में भारतेंदु जी भारतीयों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे भारतीयों, उठो और जागो, मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करो। इस निबंध को भारतेंदु जी ने बलिया के ददरी मेले अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने कहा है कि सभी जाति धर्म का आदर करो और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। तो आओ बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में हम देखते हैं कि भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में क्या लिखा है। भारतेंदु का प्रसिद्ध भाषण है। इसमें एक ओर ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है। ब्रिटिश राज में भारतीयों को उन्नति करने का, ज्ञान विज्ञान से जुड़ने का सुंदर अवसर मिल रहा है, जिसे खोना नहीं चाहिए। भारतेंदु जी रोचक ढंग से भारतीय समाज की कमियों को गिनाते हैं और समय का सदुपयोग, परिश्रम, संयम, वैज्ञानिक सोच का महत्व बतलाते हैं। भारतेंदु जी अपनी बात रोचक उदाहरणों से समझाते हुए कहते हैं, आज बड़े ही आनंद का दिन है। इस दिन छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम क्यों ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है, जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तान लोग तो
रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन से ये सब नहीं चल सकती। बच्चों, महसूल का अर्थ होता है टैक्स या कर। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बॉल, घुड़दौड़, थिएटर, अखबार में गया, अखबार में समय गया, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल हुई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलन, ना हम खाली ना तुम खाली। तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में भारतेंदु जी ने भाषण देते हुए सबसे पहले आयोजकों की प्रशंसा की है। ये भाषण बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बलिया के एक मेले में आयोजित साहित्य सभा में भारतेंदु जी ने दिया था। और इस भाषण में भारतेंदु जी कहते हैं कि जिले के कलेक्टर रॉबर्ट तथा चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल जैसे विद्वान प्रशंसा के पात्र हैं, जो उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। ऐसा आयोजन तो स्वयं उनकी जन्म एवं कर्म भूमि बनारस में भी नहीं हो पाता। भारतेंदु जी मानते हैं कि हिंदुस्तानियों में उन्नति करने की अपार क्षमता है, परंतु उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन की जरूरत है। भारतीय रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह हैं, जिन्हें चलाने के लिए इंजन चाहिए। वे हनुमान की तरह हैं, जिसे अपनी शक्ति का भान कराने के लिए जामवंत सा कोई व्यक्ति चाहिए जो कह सके, पवन पुत्र हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो, अपनी शक्ति पहचानो। भारतेंदु जी दुख पूर्वक कहते हैं कि भारत में ऐसा कोई नहीं दिखता जो इस जनता रूपी हनुमान को जगाए। भारतीय समाज की हालत एक के ऊपर एक बैठे तीन मेंढकों सी है। सबसे ऊपर का मेंढक राजा महाराजा, जमींदार और अंग्रेज शासकों का है, जो केवल जौक शौक ही चलाता है, अर्थात मौज मस्ती में ही डूबा रहता है। इस देश के शासक साधारण प्रबंधन, चापलूसी और विलासिता में डूबे हैं। उनसे आशा नहीं की जा सकती कि वे जनता को जगाएंगे। बीच का मेंढक यहाँ का पढ़ा लिखा, खाता पीता प्रबुद्ध वर्ग है, जो कि गुमसुम ही पुकारता है। वह अपने आप में खोया और चिंताग्रस्त है। उसे अपनी समस्याओं से फुर्सत नहीं। दोनों मेंढकों के भार से दबा सबसे नीचे तीसरा मेंढक है, जो कि चिल्ला रहा है, गए हम, गए हम। ये भारत का बहुसंख्यक साधारण समाज है। तो बच्चों, ये समाज शासकों और उच्च वर्गीय भारतीय समाज द्वारा शोषित है, पिस रहा है। उसे राह दिखाने वाला, उसे बचाने वाला कोई नहीं है। इस गद्यांश में भारतेंदु जी ने कहा है। तो आइए
अब हम अगला गद्यांश पढ़ें। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिछिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौधारो मत्स्यग्रस्ता अभवै समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी हैं, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की ओर जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी ने पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टापुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। बच्चों, इस गद्यांश में भारतेंदु जी ब्राह्मण समाज अर्थात पढ़े लिखे वर्ग से आशा करते हैं कि वे समाज को जगाने का काम अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि भारत में आर्यों के आगमन के समय से ही यह काम उनके जिम्मे रहा है। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारे विद्वान ऋषि मुनियों में झोंपड़ियों में बैठकर बिना साधनों के ग्रहों और नक्षत्रों की जो गणना की, वह आज इंग्लैंड की 16 लाख की दूरबीन से खोज करने पर भी खरी सिद्ध हो रही है। कहने का भाव यह है कि हम उनकी संतान हैं, जो ज्ञान विज्ञान में किसी से पीछे नहीं थे, परंतु ब्राह्मणों के आलस्य के कारण हम पिछड़ गए हैं। वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का समय है। विश्व के सारे राष्ट्र एक दूसरे से आगे निकलने के प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन और अमेरिकन घोड़े ही नहीं, जापानी टट्टू भी आगे निकल रहे हैं, परंतु भारत के काठियावाड़ी घोड़े अपनी जगह पर ही खड़े खड़े कूद रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बात बहुत मजाकिया ढंग से कही गई है, परंतु दुखदाई है। तो आइए बच्चों, आगे हम पढ़ें। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निरिधे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभय स्वतिरतुम पुमान भवा अब्धिम न तरेत स आत्महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए,
उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति ना करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में जो हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती है। प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस निबंध में बहुत ही सुंदर मुहावरों का प्रयोग भी किया है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम उन्नति क्या करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको धून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन हो, उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसावी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। तो आइए बच्चों, आगे पढ़ें। मर्दशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, होश मूर्ख, बोधे डरपोक ने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है।
फिर कब राम जनकपुरी हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई ग्यासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब ग्यासुद्दीन हूं करे तब वह तावों पर बाण मारे। चंद कभी भी उसके साथ कैदी था। ये सामान देखकर उसने ये दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन्नी चुके चौहान इक्के मारे इकसार। उसका संकेत समझकर जब ग्यासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़े इस समय मैं सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में भारतेंदु जी ने भारतीयों को जगाया है, उन्हें समझाया है कि हमें उन्नति कैसे करनी है। आओ बच्चों, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो निबंध से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे देश में जो कुछ हुआ है वही बहुत कुछ है, ये क्यों कहा गया है। तो बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र बलिया जैसे छोटे स्थान पर विचारकों और देशभक्तों की सभा देखकर हैरान भी थे और आनंदित भी। उनके अपने जन्म स्थान बनारस में लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसी सभा नहीं कर पा रहे थे, तो इसका भारतेंदु को अफसोस था। वे कहते हैं कि बलिया वालों ने समाज सुधार का रास्ता दिखाया है। यह भी कोई छोटी बात नहीं, पराधीन देश में लोग आलसी हो गए हैं, यहाँ जो कुछ हो जाए वही बहुत है। तो आओ दूसरा प्रश्न देखें। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। इस वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है। तो बच्चों, इस वाक्य में लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह अकबर के दरबार में विद्वान समझदार लोग नवरत्नों के रूप में रहते थे, वैसे ही रॉबर्ट साहब जिस सभा में हों उसमें विद्वानों, समाज सुधारकों और देश की चिंता करने वालों का आ जुटना स्वाभाविक ही है। तीसरा प्रश्न, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में लेखक के अनुसार भारत के लोगों में हर कार्य करने की क्षमता है, योग्यता है, परंतु उनमें उद्यम की कमी है। वे आलसी हैं, लापरवाह हैं। भारतीयों को कोई अच्छा मार्गदर्शक या प्रशासक चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। आओ बच्चों, चौथा प्रश्न देखें। देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से 4 उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। पहला, अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ना। दूसरा, विधवा विवाह
और नारी शिक्षा पर बल, तीसरा समता पर आधारित एकता और चौथा पॉइंट है स्वदेशी पर बल। तो इस प्रकार बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने बलिया में दिए भाषण में देश को उन्नत करने के अनेक उपाय बताए हैं। ये थे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो निबंध से संबंधित प्रश्न और उत्तर।